नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर तैयारियां तेज हो गई हैं और जैसे जैसे एक एक दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टियां जमीन पर उतरकर लोगों के साथ जनसंपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असल वक्त वो आएगा जब परिणाम निकलकर सामने आएंगे, जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो या फिर बाकी अन्य दल हो, हर दल लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। डोर टू डोर कैंपेन हो रही है और साथ ही साथ लोगों के सामने अपने मुद्दे गिनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि कैसे पिछले सालों से जो उपलब्धियां केंद्र सरकार के रहते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। हालांकि सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। अब देखना होगा कि लोग किसके मैनिफेस्टो से या लोग किसके मुद्दों से यहां पर संतुष्ट होंगे, खुश होंगे और वो उनके पक्ष में वोट डालेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो कुछ और नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना। जी हाँ, एक वक्त था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा के चुनाव में उमर अब्दुल्ला को कश्मीर के अंदर हार मिली थी और उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हराया था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक फैसला लिया और सभी शक्तियों को, सभी पावर्स को एलजी को सौंप दिया। जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि इन चुनाव में लड़ना, इन चुनाव में उतरना महत्व नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जब शक्तियां हमारे पास नहीं रहेंगी, पावर्स हमारे पास नहीं रहेंगी, तो चुनाव को लड़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। लेकिन अब जब विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर खड़े हैं तो उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में हार का डर उमर अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव में भी सता रहा है? जिस तरह से कल उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी खोलकर लोगों से यह कहा कि यह फैसला आपके हाथ में, सेवा करने का मौका दे। फिलहाल आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के टॉप मोस्ट लीडर्स ने क्या कुछ कहा है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा था, ये कल उन्होंने क्या कुछ कहा था, और उसके बाद राहुल गांधी जब यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने किस तरह से निशाना साधा, और आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने क्या कुछ कहा और कैसे पलटवार किया, सुनिए। शुरू हो गई है कि बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह। कहा जाता है कि एलजी जम्मू एंड कश्मीर को चलाता है, बट सचमुच में वो एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं। क्योंकि कश्मीरियों ने उन्हें अभी ताज़ा सबक सिखाया है। लाखों की वोट से वो हारे हैं और वो जो दम भरते हैं कि हम 370 लाएंगे, 35A लाएंगे, हम जो है यहाँ के उग्रवादियों को छोड़ेंगे, यासीन मलिक और बिटा कराटे को छोड़ेंगे जिन्होंने यहाँ पर कत्ल किए हैं, इस प्रकार की बात को करने वाले वो कश्मीरी जो आज शांति का सांस ले रहे हैं। कश्मीर की माएँ जो हैं उनके उग्रवादी, उन बेटे उग्रवादी नहीं बन रहे। जो स्कूल जाते हैं तो पत्थर लेके नहीं जाते, वो बस्ता लेके जाते हैं, क्योंकि लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं ना। उनको पिछले बार तो नहीं उन्होंने निकाली थी टोपी, लोकसभा में नहीं निकाली थी, अभी उनको मजबूर होना पड़ा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेटा और खुद मुख्यमंत्री रहा, जब उसको कश्मीर के लोग ही उसका जो है उसकी औकात बता देते हैं, उसको सबक सिखाते हैं, तो यही गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो आपने 3 बड़े नेताओं को सुना किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहले अपनी बात रखी मीडिया के सामने, उसके बाद राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि आज एलजी शब्द नहीं बल्कि इसे राजा शब्द कहना चाहिए। तीसरी तरफ डॉक्टर निर्मल सिंह
जो जम्मू कश्मीर के पूर्व कहीं ना कहीं डिप्टी मुख्यमंत्री भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने और कश्मीर के लोगों ने रीजनल पार्टीज को जो है वो सबक सिखाया है, लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हें हराया है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की हार लोकसभा चुनाव में हुई थी। तो आज हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर भट्ट जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपके टीवी स्क्रीन पर, और डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आदर्श गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और आज की चर्चा मैं इन तीनों के साथ शुरू करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। सबसे पहले डॉक्टर सुखविंदर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सुखविंदर जी, उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह रह गई कि अब 2 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? पहले तो उमर अब्दुल्ला एक भी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ना महत्व नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह पड़ गई? सबसे पहले शीतल जी नमस्कार, और यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट आए इनको मेरी ओर से सत श्री अकाल जी। देखिए, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार नहीं होने जा रहा है कि कोई भी नेता जो है वो 2 जगह पे अपना फॉर्म भरा जिसने। मैं आपको याद दिला दूं, 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने लोकसभा के इलेक्शन में 2 जगह से फॉर्म भरा था, वाराणसी और बड़ौदा से। तो ये मैं ये नहीं समझता कि अगर उमर अब्दुल्ला जी भर रहे हैं तो आज उसको आप एक मुद्दा बनाकर लोगों के सामने ये पेश करें। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर सुखविंदर जी। मैं इस परिप्रेक्ष्य में ये पूछना चाहता हूं कि पहले उन्होंने मना किया था, लेकिन अब 2 सीटों पर उतर रहे हैं। हमने ये मुद्दा तो नहीं उठाया कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ना गुनाह है। राहुल गांधी ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने, उमर अब्दुल्ला ने, माफ कीजिए, पहले मना किया था चुनाव लड़ने से, लेकिन अब वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या हार का दबाव है लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है? देखिए सर, ये इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम जो चाहती है कि उमर अब्दुल्ला हमारे एरिया से इलेक्शन लड़े। तो ये अब कश्मीर की बहुत सारे जो एरिया हैं जहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी हमारी सीट से लड़े। तो ये डॉक्टर सुखविंदर जी, पहले अपनी बात को क्लियर कीजिएगा। लोग चाहते हैं वो चुनाव लड़े या पार्टी चाहती है? लोगों ने तो उन्हें नकार दिया लोकसभा के चुनाव में, हार मिली है उन्हें। सर नहीं, हार जीत लगी रहती है। हार जीत का ये आप ये मत सोचिए कि हारने की वजह से अगर वो छोड़ देंगे इलेक्शन, ऐसा नहीं है। मैं ये आपको बता दूं कि आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तमाम आवाज चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो है उनका जो प्रतिनिधि बनना चाहिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनना चाहिए। और इस सीट को लेकर अगर बात करें तो मैं ये समझता हूं कि कश्मीर में जो इस वक्त जो हालात हैं, इससे लोग, जो आम हमारी जो जनता है, जो हमें नेता बनाती है, जो हमें जिता के आगे भेजती है, उनकी ये सोच है कि उमर अब्दुल्ला जी हमारे यहाँ से लड़े। और ये इसमें महबूबा मुफ्ती तो अपने वादे पर खरे उतर गए। महबूबा मुफ्ती सर, ये तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना, ये हमारा मुद्दा तो नहीं है। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा, शायद आपने सुना, अभी मैंने पहले बाइट भी चलाया। जी, मैं डॉक्टर निर्मल जी किस पार्टी के हैं शायद आपको पता नहीं। यही सर, मुझे पता चलो है नहीं है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी अगर बीजेपी के करते हैं तो वो उस चीज को आप ले लेते हैं अलग से। अगर हमारे किसी नेता ने अगर अपने टोपी या कैप उतारी है तो आप उसको बोलेंगे उमर अब्दुल्ला ने कर दी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बीजेपी के, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर अपने कैबिनेट में बुला के लोगों को अगर उसके चरण वंदना कर सकते हैं तो हमें जनता के सामने सिर झुकाना चाहिए हमें। ठीक है, ओके डॉक्टर सुखविंदर जी, आपका अपना मत है, लेकिन फिलहाल इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, मंजूर भट्ट जी। मंजूर जी, जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि कश्मीरियों ने जो क्षेत्रीय दल हैं उनको नकार दिया है, उनको वहां से हरा दिया है, यही वजह है कि आज डर दिख रहा है, आज बौखलाहट दिख रही है इन नेताओं के अंदर। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर आप कहां खड़े हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए, साफ लफ्जों में आपके गुलिस्तान के माध्यम से जो एनसी के यहाँ स्पोक्स पर्सन है, साफ तौर पे इनकी घबराहट, तिलमिलाहट और जो इन्होंने एक टेंशन ले रखी है कि अब, क्योंकि साफ तौर पे स्पष्ट हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, मुफ्ती अब्दुल्ला मुक्त जम्मू कश्मीर का फैसला लिया है। और आप साफ तौर पे देख रहे हैं हमारे एनसी के स्पोक्स पर्सन आज होमवर्क करके भी नहीं आए हैं। और मुझे लगता है अगर उमर साहब के पास इनको शाम को जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो जवाब आ रहे थे, ठीक है, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल टोपी, जिस तरीके से आज तक इतने बार इनका खानदान का चीफ मिनिस्टर रहा है,
आज तक कभी इनको ये मजबूरी नहीं आई कि टोपी उतार के लोगों को कहे अब हमें एक बार वोट दो, पीसे बिल्ला जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं कि राय खुदा हमें एक बार वोट दे दो, हम पे यकीन करो। तो आज ये आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों ने, जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जमीन पे गिरा दिया। देखिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पर साख्त में, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 सालों में जो वादे किए जम्मू कश्मीर की आवाम से, जमीनी सतह पे वो अमलाए थे। आपने देखा कि इन्होंने पहले, आपने इनको खुद कहा कि पहले इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ेंगे, यूटी है इसमें पावर्स नहीं रहेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद ही यू टर्न इन्होंने ले लिया तो गांधरबल से फॉर्म, अब दूसरी सीट भी इन्होंने फाइनल की। तो कहीं ना कहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में ये डर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कहीं जमीन बोझ पूरी तरीके से ना हो जाए, और इस तरीके से जो हथकंडे, जो टोपी उतारना, लोगों को भीख मांगना, मैं समझता हूं आज मुझे लगता है कि वाकई में जनता ने असली औकात नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाई है। आज कट्टर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इनको ये घबराहट है कि आज वाकई में जनता अगर चुनेगी वो प्राइम मिनिस्टर के उसी नारे को, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जम्मू कश्मीर में लेके रहेगी। दिया है क्योंकि मैं देखा का स्पष्ट जवाब देके कि उनको नकार दिया, एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह नतीजे जल्दी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और इंशाल्लाह आने वाली सरकार बीजेपी की जम्मू कश्मीर। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कश्मीर की कितनी सीटों पर लड़ते हैं और जम्मू में आपको कितनी सीटें मिलती हैं। आदर्श जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी ताल ठोक के कह रही है कि जो परिवारवाद का जो परिभाषा थी उसको खत्म कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। लोकसभा चुनाव में 2 पूर्व मुख्यमंत्री को हार मिली है जो परिवारवाद का हिस्सा है, जो परिवारवाद का अंश रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं। 2014 या 2019 के बाद जब धारा 370 हटी है उसके बाद बदलाव हुआ है और बीजेपी का कहना है कि सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी कहां पर अभी सरवाइव कर रही है कश्मीर के अंदर। जितल जी, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं और आज टीचर्स डे की आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मुबारकबाद देता हूं। ऐसा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 सीटों में खड़ा होना, पहली बात तो यह है कि किसी भी चुनाव में जब एक नया पास होना चाहिए 2 सीटों पे खड़ा ही नहीं होना चाहिए। इसे एक तो सीट छोड़नी ही पड़ती है, हर हालत में छोड़नी पड़ती है। तो वो ही तो आगे आ जाके हम पे ही पड़ता है, आप पे ही पड़ता है, फिर इलेक्शन, फिर दोबारा इलेक्शन, फिर नए कैंडिडेट को लाना, ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने कंपेयर किया है मोदी के साथ। मोदी भी खड़े हुए 2 सीटों पे खड़े हुए थे, लेकिन अब इन्होंने ये बात कही कि उनका इतना प्यार है कि लोगों ने कह रहे खड़े होने के। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब को, अपने उमर अब्दुल्ला को 90 सीटों पे खड़े हो जाना चाहिए, काफी प्यार मिलेगा उनको। बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं है। आज हालात बदल चुके हैं, कश्मीर की राजनीति बदल चुकी है। यही कश्मीर की जो राजनीति थी, उमर अब्दुल्ला, फरूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जब जेल से रिहा हुए थे, उनको अपने हथेलियों पे लाए थे। उसकी जो गाड़ी थी उसको अपने दस्तार के साथ खींच के लाए थे, तभी दस्तार उन्होंने उतारी थी, उनसे खींच के लाए थे। आज ये है कि उनकी मजार को, उनकी कब्र को रखवाली करनी पड़ती है, पुलिस गार्ड कर रही है। उमर अब्दुल्ला 2 जगह इलेक्शन लड़े, क्यों ना लड़े? क्योंकि उनके दिल में शंका है, उनके अंदर जो हार है उसकी जो कसक है वो दूर नहीं हो रही है पा रही। गांधरवाल से भरा, बड़ी इमोशनल कार्ड खेला, इस तरह से आपका दस्तार है, मेरी इज्जत रखो, मेरी टोपी उतारी। जब इतना सब करने के बाद, इतना इमोशनल कार्ड खेलने के बाद, जो सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने वहां पे काम कर रहे थे, वो उनको इज्जत दे रहे थे, उनको अपने हाथों से उनके पैर धो रहे थे, उनको खिला रहे थे खाना। भाई इन्होंने इतना काम किया है, यहाँ पे अयोध्या में काम किया है, हर जगह काम किया है, उनके काम की उनके कदर की है। आप तो भीख मांग रहे हो भैया, अब उनके साथ क्या मैच मिला रहे हो इस बात को? ये बात और ये बात दोनों का बहुत अंतर है। इस समय जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं 10 सेकंड से बोलूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला ने वही बात कही है जो बात यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा ने कही थी। हम कश्मीर के अंदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको भी सपोर्ट करेंगे। उनको यही शक है कि हमारा गठबंधन जो इंडिया है वो कहीं यहाँ पे फ्रेंडली मैच शुरू ना कर दे, वो इनको धोखा ना दे दे, और ये इंडिपेंडेंट जो है भाजपा के साथ ना चले जाए।
इसी डर से उन्होंने 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ने की सोची है। ठीक मैं तो कहता हूं उनको सीटें और बढ़ानी चाहिए कि यहाँ भी उनको खतरा पैदा हो सकता है। ओके ओके डॉक्टर जी, डॉक्टर सुखविंदर जी, जिस तरह से आदर्श जी ने कहा कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने चाहिए, उतना उन्हें प्यार मिलेगा, उतने उस प्यार के हकदार हैं। और दूसरी बात जो आपने शुरुआत में कही कि पीएम मोदी ने किस तरह से अब जो प्रक्रिया की थी, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, इसको कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने सम्मान दिया था और इन्होंने भीख मांगी है, आदर्श जी ने कहा। सर सबसे पहले मैं जवाब दे दूं, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जो अवाम है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसकी असली औकात बता रही है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अयोध्या के ऊपर पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन लड़ा बीजेपी सरकार ने, मगर खुद वो बीजेपी सरकार अयोध्या में हार जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि बीजेपी को असली औकात अयोध्या वालों ने बताई। दूसरी बात रही हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनको जरूर कहूंगा, आपने कहा कि 90 की 90 सीटों, हाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग 90 की 90 सीटों में खड़े हैं वो सारे उमर अब्दुल्ला के ही चेहरा है। सर अयोध्या की बात बीच में क्यों आती है डॉक्टर सुखविंदर जी? अयोध्या ही सीट क्यों आती है बीजेपी के हारने पर? सर अगर आपने पूरा इलेक्शन पूरा भारतवर्ष को देखना है ना, अगर आप खाली जम्मू कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में मेरा सवाल डॉक्टर सुखविंदर जी आपसे है कि अयोध्या ही आपके एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा, एक सेगमेंट है। नहीं, अयोध्या ही आपके मन में क्यों आता है? नहीं देखिए ना, यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन और कोई, मैं देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। देखिए इन्होंने 10 सालों का लेखा बीजेपी की बोली नहीं बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हमारे वजीर आजम साहब ने काम किए जम्मू कश्मीर में, वो आपकी सरकार 35 साल में भी नहीं कर पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखिए सिवाय आपने कब्रिस्तान भरे, आपने हालात कश्मीर के बताए, इस वक्त जो बताया, आज यहाँ लोगों को मरवाया, नौजवानों को मरवाया, मोदी साहब ने तो नौजवानों की जिंदगी बचाई, कब्रिस्तानों पे ताले लगा दिए, इंक्वायरी की आप जाए, लोगों को कोई मौका तो जी आदर्श जी मैं आपको समझ आज उसकी बात हो रही है, प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है आदर्श जी, आप 2 मिनट रुकिएगा प्लीज, क्योंकि एनसी के उनका समय है तो उन्हीं को समझना चाहूंगा। जी जी बोलिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि सिरड़ा से लेकर रजौरी पुंछ तक आतंकवादी हमले हुए जिसमें हमारे हजारों जवानों ने, शहरियों ने अपनी जान खोई, तो क्या 2014 के बाद यही जम्मू कश्मीर का बदलाव है? कभी जम्मू में अटैक नहीं हुए थे, आज जम्मू में दिन दिहाड़े अटैक हो रहे, ये आपकी कमजोरियों की वजह से, बीजेपी की नीतियों की वजह से हो रहे हैं। टेररिज्म के तौर पे मानी जाती थी, आज जो टूरिज्म के तौर पे मानी जाती है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में टेररिज्म और टूरिज्म का ग्राफ उठाइए और आज की सरकार में देखिए टूरिज्म कहां पर है और टेररिज्म कहां पर है। आप हमें राजौरी और पुंछ गिना रहे हैं। आप बताइए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के लिए क्या किया? आप कह रहे हैं कि प्यार आज दे, उनको तो 2 लाख वोटों से उनको हरा दिया वहां पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने, जो कि उमर अब्दुल्ला के सामने कुछ भी नहीं थे, कोई उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। जनाब अली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इतनी बार रहे, इतनी करारा शिकस्त के बाद भी आप लोग कल टोपी उतारते और लोगों, आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि लोग हमें वोट डालेंगे। आज उमर अब्दुल्ला साहब को ये पूरा यकीन हो चला है, घबराहट है कि आज मुझे हर जगह से हार मिलेगी और मुझे नकारा जाएगा लोगों की तरफ से। मैं आपसे पूछता हूं 2014 के बाद आप बताएं जम्मू कश्मीर में आपने कितने हालात बदले, कितने लोगों को नौकरियां दी, ये आप बताएं ना। आपके लीडर दुविंदर बोलते हैं कि हम आज सरकार के जो डाटा है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आए, दल हाउस बोट जो बेचारे रोजगार के लिए रोते थे, उनके पास रोजगार नहीं होता था, स्ट्राइक कॉल्स होती थी, यहाँ पर पथराव होता था, वो तो आपकी सरकारों में है। हमारे इन 8 सालों में ना कोई नौजवान कश्मीर का मारा गया, न कहीं पथराव की घटना हो गई, और टूरिस्ट करोड़ों की संख्या में है। आप मुझे एक बात बताएं, G20 होता है, आप उसको बंद कमरों में करते हैं, आवाम से मिलने नहीं दिया जाता G20 के लोगों को, बंद कमरों में नहीं, कौन सी बदलाव की बात? ये गलत आप कह रहे हैं, बंद कमरों में नहीं। सुनिए आपने इंटरनेट बंद करके, आप इंटरनेट बंद करके वर्ल्ड के लीडर आए, एक बहुत बड़ी, जो कि आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस दौर में एक छोटी मीटिंग नहीं होती थी दिल्ली की, यहाँ पर G20 जैसी मीटिंग, वर्ल्ड में एक मैसेज चली गई कि जब G20 जैसी मीटिंग यहाँ पर हुई, यहाँ के हालात किस तरीके से जम्मू कश्मीर में। अगर आप बताइए, आप तो सिक्योरिटी की कोई तो मीटिंग, आप तो G20 मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ दिल्ली की यहाँ पर। ठीक है, ओके
आप G20 अगर करते हैं, आवाम से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उस G20 का कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को। खत्म हो चुकी है, आपने हमारा, आपको भी चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि 370 भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। आप भी बीजेपी में आइए, कीजिए लोगों की सेवा, वहां कुछ नहीं मिलेगा खानदानीवाद के बगैर। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुकी है। आप मेरी एक बात का जवाब जरूर देंगे मुझे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस पूरे भारत में खाली एक ही स्टेट है जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था? क्या इसी का स्टेटस छीनने की जरूरत है हमारे साथ? हमारा पड़ोसी हिमाचल प्रदेश, तो वहां क्या है? उस स्टेट को मिलता है जहां पर वो स्पेशल चीजें मिलती है। आप सुनिए स्पेशल स्टेटस क्या था यहाँ पर। 1 लाख नौजवान का परबोस, यहाँ पर दिन रात इनकाउंटर्स, पथराव, स्ट्राइक कॉल्स। ये डॉक्टर सुखविंदर जी, तो क्या आप फिर वही हालात चाहते हैं? डॉक्टर सुखविंदर जी, आप फिर से वही हालात चाहते हैं कि पुराने हालात हो जाएं? हम भारत का अभिन्न हिस्सा बने हैं, अभिन्न अंग बने हैं, तो मतलब आप नहीं चाहते थे कि हम भारत का हिस्सा रहें? नहीं, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ जनाब, मैं भी कश्मीरी हूँ। सुखविंदर जी, मैं भी कश्मीरी हूँ। आप मुझसे पूछिए, हमारे नौजवान बेचारे स्कूल नहीं जा पाते थे, जहां पर उनके हाथ में बैग होना चाहिए, उनके हाथों में गन थे। आप लोगों ने आप किस जमाने की बात करते हैं? ठीक है, ओके, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है। आदर्श जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। आदर्श जी, थोड़ा समय की कमी है, माफी चाहूंगा। आदर्श जी, मैं आदिल जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी, जल्दी। मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने कभी कुछ किया नहीं, ज्यादा देर तक उसने हुकूमत किया। आप बात सुन लीजिए, मौजूदा हालात जो आज के चुनावों की हम बात कर रहे हैं, आज के चुनावों में ये पोजीशन बनी हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंट है। वो यही सोच रही है कि कांग्रेस के साथ मिलके हम हुकूमत बना लेंगे, उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन ये प्री पोल अलायंस इनका ज्यादा नहीं चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत ज्यादातर कभी चली नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर जरूरत पड़ी, एक बार नहीं बहुत बार, इससे बहुत बार, एक उदाहरण नहीं, मैं 4 उदाहरण आपको ठीक है, ओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के पाले में गई है। कल को अगर जरूरत पड़ेगी ये बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, बीजेपी के पास भी जा सकते हैं और कांग्रेस को दरकिनार कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात आने वाले चुनाव में, एक बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बात नहीं है कि हम ये कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल जीरो है। ठीक है आदर्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि आज जो हालात बने, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय थोड़ा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर सुखविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मंजूर भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल सियासी उबाल तो बहुत काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन सत्ता में कौन काबिज होगा ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में लोग किस तरफ जाएंगे, किसका दामन थामेंगे और कौन यहां पर सरकार बनाएगा। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चुनाव हो रहे हैं क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस दिलचस्पी का यहाँ पर परिणाम क्या कुछ निकल कर आएगा ये 8 अक्टूबर को ही साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।